दोस्तों, कोरोना के रूप में एक असाधारण चुनौती पूरी मानवता के सामने है। ये चुनौती वास्तव में कोई एक तरह की चुनौती नहीं है, ये चुनौतियों का एक गुच्छा है। अभी इस चुनौती के समूचे जो लक्षण हैं वो स्पष्ट भी नहीं हो पाए। इसका इलाज तो अभी कई बरस के बाद भी शायद ही हो पाए। और ये बीमारी इस तरह से चुनौती बनी तो इसके लिए कोई एक विषाणु ही जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है, हमें इस तरह से अंधेरे गर्त में धकेले जो जा रही है। अगर ये बीमारी कोरोना के रूप में ना होती तो किसी और रूप में भी होती, पर होती ज़रूर। ये कोरोना के रूप में हमारे सामने आई है तो हमें एक तरह से चेताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, हमसे बहुत सी चीज़ों पर पुनर्विचार का आग्रह करने के लिए ये बीमारी आई है। और अगर हमने अब भी इस अवसर को सही से नहीं पहचाना, इसके हिसाब से अपने जीने के, सीखने के और लोगों से बात करने के तरीके नहीं बदले, तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि नई कोरोना की बीमारी का हम सामना कर सकें। तो मित्रों, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र गासो जी से। आप डीएवी कॉलेज पुंडरी में हिंदी पढ़ाते हैं, सृजन की प्रक्रिया से आप जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और समाज में जो हमारी विद्रूपताएं हैं, हमारे जो झूठ हैं, हमारी ऐसी प्रथाएं हैं जो सामाजिक समरसता को तोड़ती हैं, एक कृत्रिमता भरे माहौल में हमें ले जाती हैं और ऐसी दुनिया में कि जो चल तो रही होती है पहुंचती कहीं नहीं। इन तमाम विषयों के लगातार वो मुखर आलोचक रहे हैं। तो आज उनकी कुछ टिप्पणियों को आइए आपको सुनवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको लगता है कि हमारे समाज में जो गैर बराबरी है वो इस महामारी के रास्ते से हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो चली है? मुझे विकास जी, इसमें ना ये सच है कि कोरोना महामारी ने हमारे सामने न केवल हमारे समाज में जो भयंकर गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी, और दूसरी जो चीज इसके साथ साथ जो हमारी प्रबंध, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नेंस है, उसकी विश्वव्यापी जो अयोग्यता है, जो अपर्याप्तता है, वो इसमें साफ दिखाई दे रही है कि बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी सत्ताएं बेबस नजर आ रही हैं। पिछले 70 सालों से हमारी हुकूमत ने या हमारी लीडरशिप ने पीछे जो पूरी दुनिया के साथ चलकर जो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था वो नहीं लिया। मैं इस बीमारी से मतलब बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि भी मैं भयभीत नहीं हूं, निराश हूं। मतलब इतनी निराशा है, भयंकर निराशा है कि आप मतलब बड़ी बड़ी शक्तियां मतलब कहाँ बात कर रही हैं, सच्चाई कहीं और है। मैं समझता हूं कि गैर बराबरी और जो पूरा का पूरा विकास का मॉडल है जिसमें साइंस कोलैबोरेशन नहीं कर रही नेचर के साथ, साइंस और नेचर के साथ मिलकर नहीं चल रही, बल्कि उससे झगड़ा कर रही है, उससे एक तरह से युद्ध कर रही है, लड़ रही है। इसको कौन सही दिशा देगा? कौन लीडरशिप है, विचारधारा, या कौन सी व्यक्ति ऐसा नजर आ रहा है जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह पूरी मानवता को इस में रास्ता दिखा रहा हो? हमारे वर्तमान में नहीं, अतीत में चले जाओ। अब मेरा कहने का मतलब है कि नीच का मतलब यहाँ पर गरीब से है। गुरु नानक जब बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े मायाधारियों से, मतलब
उनकी अपना अध्यात्म का प्रसंग है, तो उसी संदर्भ में मुझे ये जो उनकी पंक्तियां हैं, ये आज के समय की सबसे बड़ी व्याख्या लगती है। नीचा अंदर नीच जात लहु ही अति नीच, नानक तिनके संग साथ बड़ियों सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। जहां पर नीच लोगों को संभाला जाता है, संरक्षण दिया जाता है, वहां हे ईश्वर तेरी नजर, तेरी कृपा का बारिश होती है, तेरी कृपा की बारिश होती है। अब हमारे दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मार जो है वो गरीब पर पड़ रही है। तो ईश्वर की कृपा चाहते हैं आप, यानी प्रकृति से एडवांस चाहते हैं आप, कुछ एडवांटेज चाहते हैं, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। हे दुनिया भर के अमीरों, हे धनाढ्य धनवान सत्ताधारी, ये जो संपन्न लोग हैं, ये इस बात को, गुरु नानक के संदेश को समझ लें। महात्मा गांधी ने जब कहा कि भी जो काम आप कर रहे हैं उससे पहले सोचिए, उनका मंत्र है, एक प्रसिद्ध मंत्र है कि क्या वो काम जो समाज में सबसे ज्यादा गरीब है, कमजोर है, उसका कोई लाभ, उसका कोई फायदा कर पाएगा? अगर वो जितना वो लाभ उसको पहुंचाएगा, उतना ही आपका कार्य महान होगा। डॉक्टर साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अपने विकास की जो परिकल्पना की है, उसने गैर बराबरी को बढ़ाया है, और जिस हिसाब से हमने विज्ञान में तरक्की की, तो हम इन समस्याओं का कहीं बेहतर तरीके से सामना कर सकते थे, पर हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं कहीं और इस्तेमाल किए। मैंने एक कार्टून देखा है, कार्टून देखा, उसमें ट्रम्प साहब खड़े हैं और एक मेडिकल साइंटिस्ट खड़ा है, और उसके आगे एक फौजी खड़ा है, आर्मी का जनरल खड़ा है, और उसके चारों तरफ मिसाइलें और कार्बाइन्स और जो बंदूकें हैं और बड़े बड़े बम हैं, उसके सिर पे भी बम के ताज हैं, मतलब बहुत बड़ी फौजी वर्दी में। और वो ट्रम्प साहब और जो वो जर्नैल है, वो बहुत जिसको कहते हैं कि बड़े आकार में है, और वो जो हेल्थ का साइंटिस्ट है, और वो है बहुत ही छोटा सा, उनके पैरों में खड़ा है, और वो उसको हुक्म कर रहे हैं कि ये इसका कोरोना वायरस का आप हल निकालो, आप इसका कोई समाधान निकालो। तो ये कार्टून अपने आप में पूरी व्यवस्था का, पूरी उसका व्याख्या करने में वो है कि हमने जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो ओरिजिनल जो बेसिक साइंसेज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको हमने लगातार भोना बनाया, कमजोर किया, उनको हमने हे दृष्टि से देखा, उनको हमने निकम्मेपन की दृष्टि से देखा। नहीं तो ये महामारी तो क्या है, ये तो क्या है ही क्या है, अभी तो और बड़ी बड़ी भयंकर महामारियां आने वाली। आपके पास आपके जल के स्रोत सूख रहे हैं, आप बताओ, आपकी नदियां कहाँ गई, आपके तालाब कहाँ गए, गौश्राम कहाँ गया? आप आयुर्वेद की कर रहे हैं, आपका जंगल कहाँ गया? जंगल है नहीं, आप औषधियों की बात करते हो। हमने जो बेसिक साइंसेज हैं, जो लोक कल्याण के विज्ञान हैं, जो वो उस तरह की चीजें हैं, उनको हमने छोड़ा है और अपने आप को उत्पादन में लगाया और उससे मुनाफाखोरों को बढ़ावा दिया। पर आपकी इस बात से तो मुझे एक और लगता है कि बेसिक साइंसेज तो बहुत दूर की बात है, हमने तो जो सामान्य पढ़ाई एक सामान्य विद्यार्थी कर सकता था, एक पढ़ाई जो बराबरी के रास्ते खोल सकती थी, उस तक के रास्ते बंद करने की पूरी कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जब हम कहते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, मानव जाति है, तो सभी के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा, ठीक है। वो एक जैसी शिक्षा में दिखावा नहीं है, बहुत शिक्षा बहुत सहज प्रक्रिया है, जितनी प्राकृतिक, जितनी नेचुरल ढंग से हम पूरी दुनिया में जो डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, हमारा आयुर्वेद कहता है कि प्रकृतिमय हो जाओ, गो टू नेचर। तो शिक्षा में नेचर कहाँ है? यहाँ तो बड़े बड़े
5 स्टार स्कूल्स हैं हमारे विश्वविद्यालयों में। सब मोहल्ला क्लिनिक हैं, ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये मोहल्ले हैं, अपने अपने मठ बना लिए हैं। और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और परिणाम क्या है? शिक्षा की पहली बात तो ये है कि लंबे समय से जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे या पढ़ने लिखने की संस्कृति थी, उसको दरकिनार किया गया। शिक्षा है, हमने ये बिल्ड की, गेम की है, हमारी जद्दोजहद से हमने ली है। किस तरह से पर्दा प्रथा थी, किस तरह से महिलाओं को, शूद्रों को, आम आदमी को शिक्षा से वंचित किया जाता था, हमने ये ली है। और हम ही इसके महत्व को नहीं समझ रहे। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, मैं व्यक्तिगत प्रयास करूं, आप व्यक्तिगत प्रयास करो, कुछ नहीं है। मुझे तो अंबेडकर जी का वो जो ना, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये हर मोड़ पर ये एक प्रेरक वो है। ऑनलाइन में बदमाशी क्या करेंगे कि बड़े बड़े दुनिया के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वो आएंगे कि हमारी ऑनलाइन डिग्री लो आप। ऑनलाइन डिग्री में फ्रॉड ही फ्रॉड है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पैसे दो, डिग्री लो। अब जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें क्या हो रहा है? किसी को अंधे तो नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है कि जो मर्जी करें वो, कोई रेगुलेशन है ही नहीं है उनके ऊपर, कोई चेकिंग पॉइंट है ही नहीं है, आप चेक ही नहीं कर सकते। शेर को कैसे करोगे शिकार ना करे? शेर को कौन कहेगा शिकार ना करो? रेगुलेशन लेके आओ, आप लागू करके दिखाओ। आप कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जी, ये यूनिवर्सिटी इनकी पहले मिठाई की दुकान थी, वो ये चांसलर बन गया यूनिवर्सिटी। और डिग्रियां, सर आपने डिग्री लेनी है, डिग्री के जितने नंबर लेने हैं, आप जितने पैसे दोगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। जितने मर्जी आप रूल बना दो, ये दिखाने के रूल हैं। जो हमारा सिस्टम बना हुआ था, कोठारी कमीशन था, उससे पहले कितना विश्वविद्यालय बनाए हमने स्कूल सिस्टम बनाया, हमने कितना कुछ बनाया, हम उसी को तहस नहस करने जा रहे हैं। फिर बचेगा क्या? ये 15 करोड़ जो लोग अप्रवासी मजदूर हैं, ये अपने प्रदेशों में रोटी क्यों नहीं कमा सके? हमारा हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है माइग्रेट क्यों होता है? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? मतलब ये एक महात्रासदी है इस पूरे मॉडल की, कि जो पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा उतना ही दूर जाएगा, उतना ही अपनी जमीन से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से दूर जाएगा। अब ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कितने अमीर, संपन्न, यानी अपने रिसोर्सेज से, अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से कितने महान प्रदेश हैं। और इनके नागरिक जो है, बाशिंदे जो है, वो मारे फिर रहे हैं। उनके पास 2000 रुपए नहीं है अपने घर गांव जाने के लिए। उनको कोई डंडे मार रहा है, उनको मार रहा है कोई। हमारे आजाद देश में हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और हमारी ही सरकार, हमारे ही पुलिस वाले। यानी कि दोष भी हमारा, और फिर सामने वाले को डांटने वाले भी हम ही हम। देखिए ना, मतलब क्या विडंबना है, क्या प्रहसन है ये। मतलब हम मजदूरों को ही दोष दे रहे। हम मजदूर को क्या समझते हैं? 2 रोटी, आलू की सब्जी, खिचड़ी, दलिया, दूध का 1 गिलास या बिस्कुट का पैकेट। अरे भाई, इंसान के लिए नहाने धोने के लिए साबुन, अपना बाथरूम, उसके लिए रहने के लिए कोई जगह होगी, सोने के लिए कोई जगह होगी, उसके कपड़े होंगे, कपड़े धोने के लिए कोई जगह होगी, है? उसके बच्चे के खेलने के लिए कोई जगह होगी, है? अब उनकी जो अक्षमता है कोरोना वायरस, ये महामारी के बारे में, उसका हम बहाना ले रहे हैं कि ये देखो, ये बड़े बड़े देश हैं, वो काबू नहीं कर पाए। असल में हम उनके पिछलग्गू हैं। हमने उन्हीं का मॉडल लिया हुआ है, उन्हीं की हमने फोटो कॉपी है हमारी जो पॉलिसी है। और जो हम अपनी चाल भी भूल गए। हमारे पास तो इतनी पॉपुलेशन है, हमारे तो नीतियां ही ऑल टुगेदर दूसरी होनी चाहिए।
हमारे पास बिल्कुल सहजता, हमारे पास हमारी लीडरशिप भी छोटी होनी चाहिए, बड़ी लीडरशिप नहीं हमें चाहिए। हमें बहुत मजबूत सरकारें नहीं चाहिए, हमें मजबूत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए, बड़े बड़े वाइस चांसलर नहीं चाहिए। हमें तो छोटे छोटे वाइस चांसलर चाहिए, जो बहुत ही साधारण जन जहां से उठ के आए हों और जो साधारण ढंग से सोच सकें, जो लोगों के साथ मिलकर सोच सकें, लोगों को ध्यान में रख के सोच सकें। हम कहते हैं, हमारे एक एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनको कहते थे कि आप बात क्यों नहीं करते हमारे। वो कहते जी ये तो मिले ही नहीं आज तक किसी से नहीं मिले। मैंने कहा मैं सेक्रेटरीट में आ गए हैं, हम 4 आदमी हैं, 5 आदमी, हम मिले बिना नहीं जाएंगे। मिलेंगे कैसे नहीं, ये हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, हमसे नहीं मिलेंगे, हम टीचर हैं, हमारे से नहीं मिलेंगे तो फिर किस चीज के एजुकेशन सेक्रेटरी है ये। इतना गैप है, हर चीज में गैप है। गैप अपनी छोटेपन को छुपाने के लिए जब उसने हमारे से बात की तो उसने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में भी आऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि पब्लिक से दूर रहो। जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि दूर रहो, पब्लिक से दूर रहो। गैप रखना ही आपकी वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, अच्छा स्किल है। मतलब साधारणता में असाधारणता होती है ना। आपकी नीतियां भी जितनी साधारण होंगी उतनी ही महान होंगी, जितनी उसमें सोफा दिखावा होगा उतनी ही वो नकली है, सारहीन है। और यहाँ तो ये है कि दूध, अब लॉकडाउन था ना, कोई शादी नहीं हो रही, कोई होटल, कोई वार नहीं है, तो दूध की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ही है। तो जो फालतू दूध है वो कहाँ गया, जो वहां पनीर बनते थे जो वहां पर रसमलाइयां बनती थी, इतना प्रोडक्शन मतलब लगता था दूध, मतलब वो कहाँ गया। इसका मतलब सब नकली खिलाए जा रहे हो आप। ये मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया किसी का नहीं है, मीडिया सिर्फ पैसे वालों का है। मीडिया कल को ये पैसे वाले कुछ दूसरे बंदे पे हाथ रख देंगे तो ये दूसरों के गीत गाने लग जाए। जो लेटेस्ट जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं कि दूसरे या तीसरे घर के बाद एक आदमी ऐसा है जिसको कैंसर की बीमारी है। ये नहीं कोई देखता कि ये इतनी ज्यादा बीमारी क्यों हो रही है। अगर बीमारी वो हो रही है तो क्या उसके इलाज की वो सहूलत हमने मुहैया कराई है? क्या उसका कोई डेटा इकट्ठा किया है? कोई अगर हमें लगता है कि पेस्टिसाइड उस तरह से इसको बढ़ाते हैं या कुछ और चीजें हैं, तो क्या हमने वो कार्रवाइयां की हैं? क्या आदमी की जान से बढ़कर कुछ हो सकता था? पर वो हमें दिखता नहीं कहीं पे, ना मीडिया में, ना सरकारों के स्तर पर। जी 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 सर, संसद में एक मेंबर पार्लियामेंट ने, लोकसभा के मेंबर ने ये सवाल उठाया पेस्टिसाइड का, और पूरा मतलब 3 मंत्रियों ने उसको विरोध करने में लगा दिया। वो कहता विरोध क्यों कर रहे हो आप, जांच करो, वैज्ञानिकों की, विशेषज्ञों की कमेटियां बनाओ, इसकी लेबोरेटरीज में जाके जांच करो, इसको देखो कि पेशेंट हमारे ही क्यों हो रहे हैं, कैंसर के मरीज हमारे ही क्षेत्र में क्यों इतने ज्यादा हैं। हमारी तो ये है कि पेस्टिसाइड बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारी जो, लेकिन पेस्टिसाइड की एक इंडस्ट्री है। जैसे ये जो हथियार बनाने वालों की एक पूरी की पूरी दुनिया में एक मजबूत लॉबी है, जो कि अमेरिका के चुनाव को ही डिटरमाइन करते हैं। वही लोग डिटरमाइन करते हैं कौन जीतेगा, और वही लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये तीसरी दुनिया के देशों में कितने युद्ध, कितना तनाव होगा। वो आतंकवाद को भी इसी तरह से संचालित करते हैं। कोई कह सकता है कि आतंकवाद कोई अपने आप होने वाली क्रिया है? इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है कि आपको ये दिखा दिया कि आप संपन्न हैं, आप बड़े शक्तिशाली हैं, आप बच नहीं पाएंगे, सब पे ऊपर मार पड़ेगी। अच्छा, यानी कि जो सर मैं असल में जो आपसे मैंने बात करने के लिए सोचा था वो था कि कुछ और एस्पेक्ट्स पर बड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे, पर जो आपने विस्तार से जो बातें कही हैं उनसे इतना समझ में आता है कि कोरोना तो अपने आप में बड़ी आपदाओं की शुरुआत है, एक साइन है, एक हमें चेतावनी है कि अब कम से कम समझ जाओ, अब रुक जाओ, अब अपने आप को बदल लो। अगर हमने अब भी अपनी वैज्ञानिक तरीके नहीं बदले, अगर हमने अब भी अपने विश्वविद्यालयों के, स्कूलों के ढांचे नहीं बदले, अगर अब भी हमने उस अंतिम व्यक्ति की तरफ नहीं देखा, तो आने वाली आपदाएं, जैसा आप कह रहे हैं, चाहे वो
पानी को लेके हो, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो जीवाणुओं को लेके हो, चाहे वो इलाज को लेके हो, चाहे वो दुर्घटनाओं को लेके हो, तो वो चीजें फिर ऐसी हैं जो आपकी किसी भी मैनेजमेंट से बाहर हो जाएंगी, ये तय है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक आप कोई फिजियोथेरेपी है, कोई आपकी मेडिसिन है, आप जब मेडिसिन लेने जाते हो तो आपको डॉक्टर कौन सी दवाई देता है, कौन सा टॉनिक देता है, जो आपके अंदर कमी है जिस चीज की। कबीर जो है वो कपड़ा बुनते हुए उसमें जो लिखा है, आज कोई भी ऐसा लिख के दिखाए ना अध्यात्म, क्यों लिख पाया? क्योंकि वो जो छोटा काम है उसको भी अपने आप मतलब उसको वो उतना ही बड़ा, मतलब वो बड़ा ही है, वो छोटा ही बड़ा होता है, साधारणता में है। तो वो कितना बढ़िया काम। अब गुरु नानक ने वहां करतारपुर में अंतिम 18-20 साल जो हैं वो खेती की। वहां पर उन्होंने खेती बाड़ी की और अपने सारी जो रचनाएं हैं, पूरी दुनिया भर की कमाई है, वो चारों उदासियों में पूरे दुनिया में घूमे थे वो। मुझे बड़ा आनंद आया। एक त्रासदी का आनंद होता है ना, ट्रेजेडी में भी आनंद होता है, मुझे वो आ रहा है। मैं वो आनंद महसूस कर रहा हूँ कि ये दुनिया वैसे तो समझते नहीं है, इसका आंसर देके दिखाए ना। ये सड़कों में मारे फिर रहे हैं, ये हमारा चेहरा है, हमारा दर्पण है, ये देखो हमारी शक्ल, ये दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और सड़कों पे प्रसव पीड़ा में तड़पती हुई और प्रसव वेदना में, और फिर बच्चे को जन्म देके फिर वो चल देती। आजादी की लड़ाई में लोग अपनी संपन्नता को त्याग कर आजादी के आंदोलन में लगे। बड़े बड़े राजा, धनाढ्य वकीलों के, पंडित नेहरू कितने रिच परिवार से था, गांधी जी कितने से थे, संपन्न परिवार से थे, और सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी का त्याग पत्र है, कैसे भगत सिंह कितना मतलब अच्छे परिवार से, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के लग गए। ये नकली जो काम है हमें छोड़ने पड़ेंगे। हम सही ढंग से, सही विश्लेषण चीजों का सही ढंग से पढ़कर वो दे कम से कम इतना तो काम कर लें। त्याग बलिदान की तो बात छोड़ो, कम से कम अपने अंदर ये तो संवेदनाएं हो। मेरे को पता था कि मैंने ऐसे भी MLA MP देखे हुए हैं जो साइकिल पे चलते थे, जिनके पास मतलब साइकिल होता था, अपनी गाड़ी भी नहीं होती। आपकी बातों को सुनकर ये लग रहा है कि हमने ये मान लिया था कि 1947 में हमारी आज़ादी हुई और काम खत्म हो गया, फिर हम सो गए और हमने अपने आप को पूरी तरह से नीति निर्धारकों के हाथ में सौंप दिया। हम अपने दायित्वों से कहीं दूर चले गए, हमने बार बार सरकार को चेताया नहीं, समझाया नहीं। हम ये भूल गए कि लोकतंत्र उतना ही मजबूत और उतना ही जीवंत होता है जितने के उसके नागरिक होते हैं। अभी हम उस तरह से अपने काम धंधे नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास सोचने का, समझ का, विमर्श का एक अवसर है। तो थोड़ा सा और नीवा बने, थोड़ा सा और अपने अंदर शायद झांकें और दुनिया को किसी बड़ी त्रासदी से हम बचा लें। शायद इस त्रासदी का यही संदेश है। ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि अवसाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई निराश मतलब अपने आप को इसमें निरुत्साहित करने की जरूरत नहीं है। किसी भी संकट, इससे भारी संकट आते हैं मानवता के ऊपर। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि भी ये जो मीडिया है ना जी, ये हमें कुछ नहीं देता। मैंने अखबार भी बंद कर दिया, मैंने टीवी चैनल भी बंद कर दिया। मेरे को कुछ नहीं लगता। मैं बिल्कुल इतना वो हूँ कि मुझे पहले ही पता है कि भी ये 5-7 महीने काफी मारामारी चलेगी और उसके बाद ये आदत बन जाएगी लोगों की। वो कहने भी लग गए हैं 2-3 महीने बाद कि हमें तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा जी हमें इसके साथ? हमें क्यों रहना पड़ेगा? आप क्यों नहीं रहते? अगर हमें रहना पड़ेगा तो आप क्यों हो? यानी कि भविष्य में अगर हम कोई शिकायत भी करें तो उसके लिए भी पहले समझा दिया कि शिकायत करनी बिल्कुल नाजायज है। ये जो मजदूर हैं, इतनी बुरी हालत क्यों है इनकी? क्योंकि ये आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, ये संगठन नहीं है इनका। अगर ये संगठन बैठ जाते वहां मुख्यमंत्री के या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के आगे धरना देके,
कि जी हमें सबको भेजो, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप ऐसे सड़कों पे नहीं जाएंगे, हमें क्वारंटाइन करना करो, हाँ करना है, लेकिन हमें भेजो, हमारा पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं। इनकी सब गाड़ियां बनती, इनकी सब चलती, लेकिन ये है संगठित नहीं थे। और गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए, आम जो लोग हैं उनके लिए संगठन बहुत जरूरी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो स्कूल हैं वो हमें जिस तरह से बेसिक चीजें बतानी चाहिए, नेचर के साथ जोड़ना चाहिए, वो काम वो नहीं कर पा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय जिस तरह से समाज के साथ जुड़ के एक ज्यादा मतलब अंतर क्रिया के साथ एक बेहतर समाज खड़ा कर सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी तरह से जो मीडिया संस्थान है उनका काम भी जैसे सूचनाएं ना देना हो के सूचनाओं का भ्रम फैलाना हो चला है। और इसी तरह से सरकार भी उस तरह से हर अंतिम व्यक्ति की सरकार ना होके ऐसा लगता है कि कुछ बहुत थोड़े से तबके की सरकार है। तो इस तरह से जो अपनी जड़ों की तरफ हमें देखना ही होगा। अब पूरी मानवता के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। और जैसा कि आपने कहा, ये वापसी के रास्ते मुश्किल नहीं हैं, ये साधारण हैं, ये सहज हैं, बड़े आराम से ये हो सकते हैं। पर जो हमने अपने चेहरे के ऊपर ये मास्क ओढ़ रखा है झूठे का और ये दिखावे का, इसको बस इतनी हिम्मत करनी है कि सबको मिलके इसको उखाड़ फेंकना है, इसको फाड़ डालना है। तो यहां से फिर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। हमें इस बीमारी में घबराना भी नहीं है, पर हाँ यहां से सबक लेके आगे बढ़ते हैं। ये जो विकास का कोई ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं है। ये जो दिशा है ना जी, उसको बदलने की जरूरत है। मतलब दिशा भ्रम ही होता है ना। आप नक्शा बना के चलते हैं, किसी चीज का नक्शा बना के चलते हैं, आपके नक्शे में आपको जब तक आप एक पूरे इंसान को, पूरे समाज को कलेक्टिवली नहीं सोचते, उसमें जो कमजोर है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जब उसको नहीं सोचते, जब तक कोई भी हमारा काम होगा वो सार्थक नहीं होगा। और उसी में हमारा बचाव है। और मैं ये बात सभी जो विद्वान लोग हैं, खासतौर पर विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनसे मैं ये चाहूंगा कि वो इसमें बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे आकर मतलब अपने बिल्कुल सच्चे अनुभव, जो बिल्कुल लबादे उतार कर, अपने सारे लबादे उतार कर, अपनी राजनीति, अपनी पहचान, ये सब लबादे हैं। ये दिखावा पैसे का कुछ नहीं है इसमें। उसको उतार के आप सच्चे मन से बात करो कि ये जो ढांचे हमने खड़े किए हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? क्या ये ठीक ढंग से काम कर रहे हैं? जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारी मेडिकल साइंस है। दो ही चीजें हैं सर, एक प्रकृति, एक गरीब आदमी। प्रकृति के साथ लेके चलना है, गरीब आदमी को ऊपर उठाना है। और दूसरा ये भी है कि प्रकृति को जब हम बचाएंगे, गरीब आदमी को जब हम बचाएंगे, तो उनके ऊपर कोई दया नहीं। हाँ, उनके दया नहीं, दया क्या, वो तो मालिक है, वो मालिक हैं। उनके साधन थोड़ा सा उनको दे दें तो बदले में आप सबको वो कहीं गुना ज्यादा मुनाफा रिटर्न के रूप में देंगे। They are not equal to us. They are our जो है क्रिएटर्स, they are our producers. They are equal to God. जो परमात्मा तुल्य है वो। आप उनको एक वो कह रहे हैं कि ये गरीब आदमी है, ये मजदूर है। They are equal to God. वो क्रिएट करते हैं। हमारी माँ हमारा गंद साफ करती है, हमारे रोटी देती है, हमारे बर्तन साफ करती है, हमारे पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, कितना बड़ा दर्जा है। और मजदूर पूरे समाज को संभालता है, पूरे समाज की सफाई करता है, पूरे समाज का उत्पादन करता है। मजदूर कोई छोटी मोटी चीज है क्या? नहीं, हमारा दृष्टि ही छोटी है। तो मित्रों, ये थी एक बातचीत डॉक्टर रविंद्र गासो से जो हमने की। इस बातचीत के माध्यम से आपको भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि अभी भी बदलाव के समुचित अवसर हमारे सामने हैं। अगर हमने अब भी इन अवसरों पर विचार नहीं किया, अब भी उस अंतिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा, अब भी अगर हमने प्रकृति को नहीं सहेजा, अब भी अगर हमने अपने विकास के मॉडल को नहीं बदला,
तो भविष्य बहुत खतरनाक, बहुत अंधकारमय रहने वाला है। ये बदलाव बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को थोड़ा सा संवेदनशील करना होगा, अपने जैसे कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। वैश्विक संस्थाएं, केंद्रीय सरकार, हमारी राज्य सरकारें किस तरह से काम करती है, एक ये बाद की बात है, पर हमारे अंदर किस तरह के भविष्य की संकल्पना है, मुख्य बात यह है हमारी जो सामूहिक इच्छा होगी उससे परे कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ये दुनिया हमारी है, हमें ही सहेजनी है, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि इसके सामूहिक सृजन की कोई नई परिकल्पना करें। अब तक की जो हमारी परिकल्पनाएं रही हैं, अब तक की जो हमारी दौड़ें रही हैं, वो नाकाफी रही हैं, वो गलत रही हैं। तो आज अगर इस बिंदु से भी हम किसी नई राह पर चल सकें तो मैं कहूँगा कि कोरोना के साथ एक वरदान हमारी मानवता को हासिल हो जाएगा। तो आज इस पेशकश के साथ इतना ही। आपसे किसी और मुद्दे पर कभी हम फिर बात करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, तो आप भी इस तरह के विचार, इस तरह की गोष्ठियाँ अपने स्तर पर आयोजित करें और इस समाज को एक सही दिशा में सोचने के लिए मजबूर करें। धन्यवाद।